मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका दारवनी पॉडकास्ट चैनल पर, जहां हर आवाज के पीछे छिपा है एक राज हर सन्नाटे में सुनाई देती है, किसी की अधूरी कहानी, और हर एपिसोड में खुलता है एक नया डर। यहां जो आप सुनेंगे वो शायद सच भी हो सकता है या सिर्फ आपकी कल्पना, पर जब लाइट बंद हो और बस मेरी आवाज गूंजे तो याद रखना, डर यहीं कहीं है, आपके आसपास। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है एक और डरावनी रात की कहानी। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में हवा चलने की आवाज, फिर हल्की घंटी या दरवाजे की चरमराहट। रात का समय था, घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया था। आसमान में काले बादल छाए थे और बरसात अपनी पूरी रफ्तार पर थी। शहर के सरकारी अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में सबसे कोने में बना वह कमरा था जिसे लोग मुर्दा घर कहते थे। बाहर का गेट बंद था, गलियारे में पसरा सन्नाटा किसी भारी चादर की तरह फैला हुआ था। दूर कहीं बिजली की चमक बीच बीच में दीवारों पर नाचती और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। हवा में सीलन, फफूंद और फिनाइल की तीखी गंध घुली हुई थी। इसी माहौल में रवि अपनी कुर्सी पर बैठा था, थका हुआ, ऊँघता हुआ, लेकिन सतर्क। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी और बाकी सभी स्टाफ जा चुके थे। सिर्फ वह और मुर्दा घर में रखे 4 शव। रवि पिछले 10 साल से इस अस्पताल में चौकीदार था। उसने बहुत कुछ देखा था, रोती हुई माएं, बेहोश पिता, सन्न रह गए परिजन और सफेद चादर में लिपटे वो चेहरे जो कभी जिंदा थे। उसने अपने डर को काफी पहले दफना दिया था, लेकिन फिर भी हर रात मुर्दा घर में कुछ न कुछ ऐसा होता जो उसके अंदर एक अजीब बेचैनी जगा देता। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा, रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो में सिर्फ खरखराहट थी। उसने पेन उठाकर मुर्दा घर की एंट्री रजिस्टर खोली, जिसमें 4 नाम दर्ज थे। सभी के सामने एक नंबर, मौत का कारण और तारीख। उसकी नजर तीसरे नाम पर ठिठक गई, राजेश कुमार, उम्र 38, सड़क दुर्घटना। रवि ने ठंडी सांस ली। आज दोपहर ही यह शव आया था। एक्सीडेंट बुरा था, चेहरे पर गहरी चोट, एक आंख आधी खुली रह गई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि मौत मौके पर ही हो गई थी। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी और मुर्दा घर की खिड़की पर बूंदें जोर जोर से टकरा रही थीं। दीवारों से टपकती नमी कमरे की हवा को भारी बना रही थी। रवि उठा, अपनी टॉर्च उठाई और कमरे का एक चक्कर लगाने लगा। 4 स्ट्रेचर एक लाइन में पड़े थे, सभी पर सफेद चादरें ढकी हुई। उसने जैसे ही तीसरे स्ट्रेचर पर रोशनी डाली, उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। शायद बैटरी कमजोर थी। उसने लाइट थोड़ा झुकाई, पर उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। ऐसा लगा जैसे वह स्ट्रेचर हल्का सा हिला हो। रवि ठिठक गया। कुछ पल के लिए सांस थम गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरा शांत था। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा के झोंके से हिला होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जो खुलती हो। वह धीरे धीरे स्ट्रेचर के पास गया, चादर को ठीक किया और 2 कदम पीछे हट गया। टॉर्च की रोशनी फिर फड़फड़ाई और बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ बिजली की चमक रह रहकर दीवारों पर पड़ रही थी। हर बार बिजली चमकती तो किसी न किसी शव का चेहरा उसकी आंखों के सामने झिलमिलाता। उसने खुद को संभाला और टेबल पर रखी मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे खुद डर के साए में कांप रही हो। रवि फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने चाय का कप उठाया, जो अब ठंडा हो चुका था। एक घूंट लिया तो ऐसा लगा जैसे बर्फ पी रहा हो। उसके मन में अजीब बेचैनी घर करने लगी थी। उसने बाहर की घड़ी देखी, 1:15। रात लंबी थी, बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसने हल्की खड़खड़ाहट सुनी, जैसे किसी ने लोहे की अलमारी का ताला हिलाया हो। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन बैटरी अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वह उठा और मोमबत्ती लेकर उस दिशा में गया। अलमारी वहीं थी, पुरानी, जंग लगी हुई। उसने उसका हैंडल पकड़ा, हिलाया, बंद थी। शायद आवाज ऊपर से टपकते पानी की वजह से आई होगी, उसने सोचा। लेकिन तभी उसके कानों में बहुत हल्की सरसराहट आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने पलटकर देखा, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से घूमकर देखा, पर वहां सिर्फ हवा थी। वह वापस कुर्सी पर आया, लेकिन अब उसकी नजर लगातार उस तीसरे स्ट्रेचर पर जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर का डर फिर जाग उठा था। उसने खुद को बहलाने के लिए बुक उठाई और एंट्री दोबारा देखने लगा, जैसे कुछ काम कर रहा हो, लेकिन मन वहीं अटका था। थोड़ी देर बाद मुर्दा घर की एक ट्यूबलाइट झिलमिलाने लगी।
टक 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 की आवाज के साथ। उस झिलमिलाती रोशनी में शवों की परछाइयां दीवार पर उभर रही थीं, लंबी टेढ़ी डरावनी। रवि ने ऊपर जाकर ट्यूबलाइट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से नाम लेकर पुकारा, रवि। आवाज धीमी, भारी और बहुत ठंडी थी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन अब उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने चारों ओर देखा, उसकी सांस तेज हो गई। कमरे में सन्नाटा पहले से भी गहरा हो गया था। मोमबत्ती की लौ अब स्थिर नहीं थी, वह अजीब ढंग से दाएं बाएं हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य सांस से डगमगा रही हो। रवि ने खुद को संभालने के लिए दरवाजे की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा कि थोड़ी देर बाहर जाकर ताजा हवा ले आए, लेकिन तभी बिजली फिर से कड़कड़ाई और उसी के साथ एक आवाज गूंजी, किसी धातु के गिरने की। वह झटका खाकर पलटा। स्टील का ट्रे फर्श पर गिरा पड़ा था। ये वही ट्रे थी जो शवों के पास रखी जाती थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीरे धीरे जाकर ट्रे उठाई और वहीं रख दी, लेकिन अब उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। वह वापस कुर्सी पर बैठा, खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। उसने रेडियो दोबारा चलाया। इस बार अचानक उसमें से किसी पुराने गाने की धुन बजने लगी, लेकिन गाने के बीच में ही आवाज बदल गई। उसमें किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, भारी और टूटी हुई। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। बाहर बारिश की रफ्तार अब कम हो रही थी, लेकिन भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। वह सोचने लगा, शायद यह सब थकान या नींद की कमी की वजह से है। उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। घड़ी ने 2 बजाए। उसने एक बार फिर कमरे में नजर दौड़ाई। 4 स्ट्रेचर वैसे ही पड़े थे, लेकिन उसे लगा कि तीसरे की चादर अब पहले से कुछ खिसक गई है। उसने मोमबत्ती उठाई और पास गया। चादर को ठीक करते हुए उसकी नजर उस शव के चेहरे पर पड़ी। आधी खुली आंखें अब पूरी तरह खुली हुई थीं। ऐसा लगा मानो वे उसकी ओर देख रही हों। रवि का हाथ कांप गया, मोमबत्ती गिर पड़ी और लौ बुझ गई। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। बाहर बिजली गिरी और एक पल के लिए जब उसकी चमक कमरे में फैली तो रवि ने जो देखा उससे उसकी सांस थम गई। स्ट्रेचर पर रखा शव अब थोड़ा तिरछा पड़ा था, जैसे किसी ने हिलाया हो। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसके पैर अब जमीन में धंस चुके थे। वह बस वहीं सोच रहा था, क्या यह उसकी कल्पना थी या वाकई मुर्दा घर में आज कुछ जिंदा था। रात 2 बजे के बाद अस्पताल का सन्नाटा और गहरा हो गया था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी घिरे थे। कभी कभी दूर आसमान में बिजली की चमक होती और एक पल के लिए मुर्दा घर की दीवारें सफेद चमक उठती, फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। कमरे में नमी और ठंडक और भी बढ़ गई थी। फर्श पर जगह जगह पानी रिस आया था। दीवारों से सीलन की बू आ रही थी और हवा में अजीब भारीपन था। रवि की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। कुछ देर पहले जो उसने देखा वह उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उस शव की खुली हुई आंखें और वह महसूस होना कि किसी ने स्ट्रेचर हिलाया था। उसने खुद को समझाया कि यह सब थकान और भ्रम का असर है, लेकिन मन मान नहीं रहा था। रवि ने धीरे धीरे मोमबत्ती उठाई और दोबारा जलाई। लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। वह टेबल पर रखे पानी के गिलास तक पहुंचा, लेकिन पानी ठंडा और बासी था। उसने एक घूंट लिया और चारों ओर देखा। चारों स्ट्रेचर अपनी जगह थे। तीसरा स्ट्रेचर अब भी थोड़ा तिरछा था। उसने सोचा कि ठीक कर दे ताकि मन का वह बोझ हल्का हो जाए। वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा, ऊपर की ट्यूबलाइट अचानक झिलमिलाने लगी। पहले हल्का झपकना, फिर तेज आवाज के साथ ट्यूबलाइट फड़फड़ाई और फिर बुझ गई। कमरे में फिर अंधेरा फैल गया। रवि की सांस अटक गई। उसने ऊपर देखा, लाइट से धुआं सा उठता लगा। वह जल्दी से टॉर्च उठाने गया, लेकिन टॉर्च पहले ही बंद हो चुकी थी। उसने बैटरी निकालकर झटका दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास सिर्फ मोमबत्ती की कमजोर लौ ही थी। उसने मोमबत्ती उठाई और ट्यूबलाइट के नीचे जाकर देखा। बल्ब पूरी तरह जल चुका था, शायद फ्यूज हो गया था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह पुरानी बिल्डिंग एक दिन मुझे ही मार देगी। फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान अधूरी थी। उसी वक्त उसे पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा। मोमबत्ती की लौ डोलने लगी।
दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई कपड़ा जमीन पर रगड़ रहा हो। उसने रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाए। हवा में उसकी सांस की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसके कदमों की आहट फर्श पर गूंज रही थी और हर गूंज उसके डर को और गहरा कर रही थी। वह धीरे धीरे तीसरे स्ट्रेचर के पास पहुंचा, चादर को ठीक किया और देखने लगा। अब शव का चेहरा पूरी तरह खुला था। वही चेहरा, गहरी चोट, आधी खुली आंख और होठों पर कुछ ऐसा जैसे हल्की मुस्कान हो। मोमबत्ती की लौ उस चेहरे पर पड़ती और परछाई दीवार पर उभर जाती। कुछ देर वह बस उसे देखता रहा। उसे लगा कि चेहरा पहले से अलग दिख रहा है, जैसे कोई हलचल हुई हो। उसने चादर को फिर से पूरी तरह ढक दिया और पीछे हटने ही वाला था कि तभी ट्यूबलाइट की चटक आवाज फिर से आई। ऊपर देखा तो फ्यूज बल्ब अचानक फिर झिलमिलाने लगा। पहले एक हल्की सफेद चमक, फिर फड़फड़ाहट और फिर अचानक तेज रोशनी से पूरा कमरा चमक उठा। उस एक पल के लिए रवि ने जो देखा, उसने उसके पैर जैसे जमीन से चिपका दिए। तीसरे स्ट्रेचर की चादर अब आधी फर्श पर थी, मानो किसी ने उसे जोर से खींच दिया हो। रवि के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, लेकिन वह खुद उसे सुन नहीं पाया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने ट्यूबलाइट को ऊपर देखा। अब वह फिर से झिलमिला रही थी। उस टिमटिमाती रोशनी में हर चीज का रूप बदल गया था। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। फर्श पर रखा पानी जैसे हल्का हल्का हिल रहा था। उसने खुद को जबरदस्ती संभाला, आगे बढ़कर चादर उठाई और शव को फिर से ढक दिया। लेकिन जैसे ही उसने चादर को ठीक किया, उसे लगा कि नीचे से किसी ने उसके हाथ पर हल्का दबाव डाला हो। उसका दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी नब्ज तक सुनाई दे रही थी। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा और पीछे हट गया। कमरे की हवा अब और ठंडी हो गई थी। उसने महसूस किया कि सांस लेते हुए भी उसे ठंड भीतर तक उतर रही है। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं है, सब मेरा भ्रम है। फिर टेबल पर रखे थर्मस से चाय निकालने लगा, लेकिन थर्मस गिर पड़ा और गर्म चाय फर्श पर फैल गई। उसने जल्दी से उठाने की कोशिश की, तभी उसकी नजर फिर उसी दिशा में गई, तीसरे स्ट्रेचर पर। चादर अब फिर आधी खिसकी हुई थी। रवि की आंखें फैल गईं। उसने मोमबत्ती उठाई और हिम्मत जुटाकर फिर आगे बढ़ा। कमरे में अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। मोमबत्ती की लौ अब और भी कांपने लगी थी। उसने स्ट्रेचर के पास जाकर चादर को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन तभी ऊपर की ट्यूबलाइट से एक तेज चिंगारी निकली और वह पूरी तरह फट गई। शीशे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मोमबत्ती उसकी पकड़ से छूट गई और बुझ गई। अब मुर्दा घर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कुछ उसके पास से गुजरा, जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं, बल्कि किसी का अस्तित्व। उसके हाथ अनायास ही कांपने लगे। उसने जेब से माचिस निकाली, एक तिली जलाई, लेकिन वो भी आधे सेकंड में बुझ गई। दूसरी तिली जलाई। उसकी रोशनी में एक पल के लिए उसे लगा कि तीसरे स्ट्रेचर के पास कोई खड़ा है। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन उसमें इंसानी आकार था, झुका हुआ, स्थिर, फिर भी जिंदा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तीसरी तीली जलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि तीली बार बार गिर रही थी। आखिरकार उसने तीली जलाई और टेबल की ओर भागा। वहां रखी एक पुरानी मोमबत्ती उठाई और किसी तरह जलाई। अब कमरे में हल्की रोशनी फैली। उसने इधर उधर देखा, पर वह आकृति गायब थी। तीसरा स्ट्रेचर अपनी जगह था। चादर फिर ठीक ठाक बिछी थी। रवि ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि वह पसीना भी जमता जा रहा था। वह कुर्सी पर बैठ गया, अपनी कनपटी दबाई। उसकी आंखें बार बार उसी स्ट्रेचर की ओर उठ रही थीं। वह सोचने लगा कि शायद ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उसने तय किया कि सुबह तक किसी तरह गुजार दे, फिर ड्यूटी छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी और नमी में फिसलती हुई। रवि चौकन्ना हो गया। उसने दरवाजे की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कदमों की आवाज कुछ सेकंड बाद बंद हो गई। फिर वही सन्नाटा, वही डर, वही ठंडी हवा। उसने खुद से कहा कि शायद कोई नर्स गलियारे में गुजरी होगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसकी कुर्सी के ठीक पीछे खड़ा है। उसके गले के पीछे एक ठंडी सांस लगी। उसने पलटने की कोशिश की, पर शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। मोमबत्ती की रोशनी उस दिशा में गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया, अब तो लाइट भी चली गई। रवि ने झटके से मोमबत्ती सामने की, पर हवा का झोंका आया और लौ बुझ गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में उसकी कांपती सांसों की आवाज और कहीं बहुत पास से आती एक धीमी डरावनी हंसी। अंधेरा अब पूरी तरह कमरे में फैल चुका था। बाहर की बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में गरज अभी भी धीमे स्वर में गूंज रही थी। मुर्दा घर के भीतर हवा जैसे ठहर गई थी। दीवारों से आती सीलन की गंध अब और तेज हो चुकी थी, और फर्श पर गिरा पानी ठंड की पतली परत में बदलने लगा था। रवि की सांसें हाँफ रही थीं। उसकी कनपटी पर पसीना था, मगर वह पसीना भी ठंडा महसूस हो रहा था। मोमबत्ती बुझ चुकी थी और टॉर्च का बैटरी खत्म हो गया था। बस कभी कभी बाहर की बिजली चमकती और एक पल के लिए पूरे कमरे को सफेद रोशनी में डुबो देती, फिर तुरंत अंधेरे में ढकेल देती। हर बार बिजली की चमक में उसे लगता जैसे किसी की परछाई दीवार पर हिलती है। रवि अब उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अब उसमें बैठना भी मुश्किल हो गया था। हर बार जब वह आंख बंद करता, उसे लगता कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। कभी कदमों की धीमी आहट, कभी फर्श पर कुछ घसीटने की आवाज। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब उसके मन का भ्रम है, डर की उपज है, मगर उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। अंधेरे में हाथ टटोलते हुए वह दीवार तक गया और बिजली के स्विच को दबाने की कोशिश की। बटन पूरी तरह ठंडा था, बिजली गई हुई थी। उसने बुदबुदाकर कहा, बस कुछ घंटे और सुबह होते ही निकल जाऊंगा। वह दरवाजे के पास गया, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाहर गलियारा लंबा और अंधेरा था, और उसके परे अस्पताल का सन्नाटा। उसने वापस लौटने का फैसला किया, पर जैसे ही वह पलटा, उसे कुछ महसूस हुआ। एक ठंडी लहर उसके गाल को छू कर गई, जैसे किसी ने हल्के से फूंक मारी हो। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवा अब धीरे धीरे चलने लगी थी, जबकि कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी। वह हवा अलग थी। उसमें अस्पताल की सीलन नहीं थी, बल्कि किसी अजीब सड़ांध की गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस से आती है। उसने अपनी नाक ढक ली और पीछे हट गया। उसकी नजर अब फिर तीसरे स्ट्रेचर पर पड़ी। वही स्ट्रेचर, वही राजेश कुमार का शव। चादर फिर आधी खिसक गई थी। उसने मन ही मन गाली दी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोमबत्ती बुझी होने के कारण वह अपनी जेब से माचिस निकालने लगा, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि तीली बार बार गिर रही थी। किसी तरह उसने एक तीली जलाई और उस हल्की लौ में स्ट्रेचर पर रखा चेहरा दिखा। इस बार चेहरा पहले जैसा नहीं था। चेहरा अब थोड़ा झुका हुआ था। होंठों पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान थी। आंखें अब पूरी तरह खुली थीं और उनमें ऐसी ठंडक थी कि उसकी रूह तक कांप गई। रवि की उंगलियां डीली पड़ गईं और तीली बुझ गई। अंधेरे में उसने कदम पीछे खींचे, लेकिन उसके जूते फर्श पर पानी से फिसल गए। वह गिर पड़ा। उसका सिर हल्का सा दीवार से टकराया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ घूमने लगा। जब उसने आंख खोली तो कमरे की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। उसकी सांस अब धुएं की तरह दिखने लगी थी, जैसे सर्दियों की सुबह में निकलती है। उसने दीवार पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत पास से, ठंड लग रही है ना? रवि का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने इधर उधर देखा। आवाज किसी इंसान की थी, लेकिन उसमें एक अजीब थरथराहट थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? जवाब में कुछ नहीं आया, बस हवा का एक और झोंका उसके चेहरे से टकराया, इस बार और ठंडा, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसे छू लिया हो। उसने महसूस किया कि उसका गला सूख गया है। अचानक ऊपर की टूटी हुई ट्यूबलाइट ने एक बार फिर झिलमिलाना शुरू किया, और उस झिलमिलाती रोशनी में उसने कुछ देखा। तीसरे स्ट्रेचर के पास कुछ खड़ा था, कोई आकृति, धुंधली पर साफ तौर पर इंसान जैसी। उसने पहले सोचा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन वह परछाई हिल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे सिर झुकाकर उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें उस ट्यूबलाइट की रोशनी में काली गहराई जैसी लग रही थीं। रवि के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। आकृति एक कदम आगे बढ़ी और उसी समय ट्यूबलाइट फट पड़ी। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। अब हवा तेज चलने लगी थी, लेकिन यह हवा बाहर की नहीं थी। ये जैसे कमरे के अंदर से उठ रही थी। हर दिशा से ठंड के झोंके आ रहे थे,
जैसे कोई चारों तरफ से उसे घेर रहा हो। उसके कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। कोई रो रहा था, कोई कराह रहा था और किसी की हंसी उस सब के बीच में गूंज रही थी। रवि अब पूरी तरह डर के कब्जे में था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसने महसूस किया कि वह बर्फ जैसा ठंडा था। उसने खींचा, दरवाजा हिला भी नहीं। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस वहीं अटक गई। अब कमरे में धुंध भर चुकी थी और उस धुंध में तीसरे स्ट्रेचर के ऊपर कोई बैठा था। उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें खाली गड्ढों जैसी, त्वचा नीली और सूजी हुई, होंठ फटे हुए और उसके सिर के दाईं ओर गहरी चोट थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक एक आवाज आई, इतनी ठंडी और धीमी कि वह किसी बर्फीले पानी में डूबी लग रही थी। क्यों जगाया मुझे? रवि पीछे हट गया। उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। उसकी पीठ ठंडी फर्श से लगी और उसने महसूस किया कि नीचे की जमीन जैसे किसी सांप की तरह हिल रही है। उसने कांपते हाथों से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ के नीचे कुछ मुलायम था। उसने नीचे हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि वह किसी इंसान का हाथ था। उसने झटके से देखा, चौथा स्ट्रेचर अब खाली था। वह पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। हवा अब और तेज थी। अब वह उसके कपड़ों में घुस रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज उसके चारों ओर घूम रही हो। उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी, ठंड लग रही है, हमें भी ठंड लग रही है। और उस आवाज के साथ कई और फुसफुसाहटें जुड़ गईं, चारों ओर से, जैसे कमरे की दीवारें बोलने लगी हों। रवि का शरीर अब सुन्न पड़ने लगा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों को पकड़ लिया हो। ठंडे गीले हाथ, उन्होंने उसे पीछे की ओर खींचा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख गया था, होंठ सख्त हो गए थे। वह बस अपनी आंखें बंद किए हिलने की कोशिश करता रहा। अचानक हवा थम गई, सन्नाटा फिर लौट आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में फिर शांति थी। चारों स्ट्रेचर अपनी जगह थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने थकी हुई सांस ली, उठने की कोशिश की। तभी उसने देखा, उसके पैरों के पास पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल द्रव फैला था। उसने कांपते हुए मोमबत्ती की तीली जलाई और नीचे देखा। वह खून था और फर्श पर धीरे धीरे एक शब्द बन रहा था, अभी ठंड बाकी है। उसका सिर घूम गया। उसने दीवार पकड़ ली और धीरे धीरे उसके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। हवा फिर से चल पड़ी, इस बार और भी ठंडी, जैसे किसी ने मौत को बुला लिया हो। रवि की आंखें खुली तो चारों ओर अंधेरा पसरा था। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने उसे जोर से दीवार पर मारा हो। उसने धीरे धीरे खुद को उठाने की कोशिश की। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। कमरे की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी घुला हुआ था, एक हल्की सी मीठी पर सड़ी हुई गंध। उसने आसपास देखा। चारों स्ट्रेचर अपनी जगह थे, चादरें व्यवस्थित थीं। फर्श पर पड़ा खून गायब था, मानो वह कभी था ही नहीं। रवि ने अपनी कनपटी पर हाथ रखा, माथा पसीने से भीगा था। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि यह सब एक बुरा सपना था, एक लंबा डरावना सपना। वह धीरे धीरे उठा और टेबल के पास गया। टेबल पर रखी पुरानी मोटी रजिस्टर बुक पर उसकी नजर पड़ी, वही रिकॉर्ड बुक जिसमें हर शव की एंट्री होती थी। उसने सोचा, कुछ सामान्य करने से मन संभल जाएगा। उसने कुर्सी खींची, बुक खोली और टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अब भी मरी हुई थी। मोमबत्ती की कुछ बाकी बत्तियां टेबल पर रखी थीं। उसने एक जलाई। लौ हिलती हुई, कांपती हुई ऊपर उठी। बुक के पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, कोनों से फटे हुए। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर नाम, उम्र और मौत का कारण लिखा था। वह आज की तारीख तक पहुंचा। 4 नाम दर्ज थे, राकेश वर्मा 54, हार्ट अटैक सीमा मिश्रा 29, झर से आत्महत्या राजेश कुमार 38, सड़क दुर्घटना गोपाल यादव 45, बिजली का झटका रवि की नजर तीसरे नाम पर ठिठक गई, राजेश कुमार। वही शव जो पिछले 3 घंटों से उसका पीछा कर रहा था, जिसकी आंखें खुली थीं, जिसकी चादर बार बार हिल रही थी, जिसने उसकी नींद और समझ दोनों छीन ली थी।
उसने उस लाइन को देखा, लेकिन उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, धुंधला पर स्पष्ट। ऐसा लगा जैसे किसी ने लाल स्याही से बाद में लिखा हो। रवि ने झुककर देखा, वहां लिखा था, अब लौट आया हूं। उसकी सांस अटक गई। उसने पन्ना पलटने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने माचिस की एक और तीली जलाई ताकि साफ देख सके, पर लौ कांपते हुए बुझ गई। उसने फिर कोशिश की, पर हवा का हल्का झोंका आया और टेबल पर रखे पन्ने अपने आप पलटने लगे। बुक अब खुद ब खुद खुलती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पन्ने पलट रहा हो। रजिस्टर वहीं खुला जहां राजेश कुमार लिखा था। उसी लाइन के नीचे अब नए शब्द उभर आए थे, मेरा शरीर यहां है पर मैं नहीं। रवि के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने बुक बंद करने की कोशिश की, पर जैसे किसी ने बुक को नीचे से पकड़ रखा हो। उसने जोर लगाया, तब जाकर बुक बंद हुई। उसके बंद होते ही कमरे में एक अजीब आवाज गूंजी, जैसे किसी ने फर्श पर हथेली पटकी हो। उसने डर कर चारों ओर देखा। हवा अब बिल्कुल रुक गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे टेबल के ऊपर रखे रजिस्टर की सतह पर कुछ हल्की खरोंचें बनने लगी। पहले एक, फिर दूसरी। उसने ध्यान से देखा तो खरोंचें मिलकर शब्द बनने लगी, मत ढूंढो मुझे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और झटके से खड़ा हो गया। उसी समय कमरे में फिर ठंडी हवा का एक झोंका आया। मोमबत्ती बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अब केवल बाहर की बिजली की चमक ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए कमरे को रोशन कर रही थी। हर चमक में वह रजिस्टर थोड़ी अलग जगह पर दिखता, कभी टेबल के किनारे, कभी थोड़ा और आगे, जैसे वह धीरे धीरे खुद आगे बढ़ रहा हो। रवि अब समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक रही थी। उसने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। जब उसने देखा तो नीचे रजिस्टर पड़ा था, वही रिकॉर्ड बुक जो अभी टेबल पर थी। वह धीरे धीरे खुल रही थी। पन्ने अपने आप पलट रहे थे। हर पन्ने पर अब वही लाल स्याही में लिखा एक ही वाक्य था, मैं लौट आया हूं। रवि रेंगते हुए पीछे हटा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहां से निकलना है। उसने दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हैंडल अब पहले से ज्यादा ठंडा था। उसने जोर से धक्का मारा, दरवाजा नहीं खुला। उसने दीवार पर लगी खिड़की की ओर देखा। वह छोटी थी, लेकिन शायद वहां से झांककर बाहर देखा जा सकता था। वह उस ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उसके पीछे से आवाज आई, क्यों लिखा मेरा नाम? वह ठिठक गया। आवाज बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसने अपनी गर्दन के पीछे किसी की सांस महसूस की। उसने हिम्मत करके पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रजिस्टर अब बंद था, लेकिन उसके कवर पर खून जैसे गाढ़े लाल निशान बने थे, जो धीरे धीरे किसी आकृति का रूप ले रहे थे। वह आकृति किसी चेहरे जैसी थी, 2 आंखें, नाक और आधे खुले होंठ। रवि के गले से एक हल्की कराह निकली। उसने धीरे से पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी रजिस्टर की बाइंडिंग से एक चीख जैसी आवाज आई, मुझे दर्ज किया पर मिटाया नहीं। रवि अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने माचिस की तिल्ली जलाई और दीवार पर लाइट के स्विच को फिर दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने खुद से कहा, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। तभी नीचे से हल्की सरसराहट की आवाज आई। उसने देखा, रजिस्टर अपने आप टेबल से नीचे गिर चुका था और अब फर्श पर सरकते हुए तीसरे स्ट्रेचर के पास जा रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने पसीने में भीगे हाथों से अपना गला पकड़ा और कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर जैसे किसी अजीब ताकत ने उसे घसीटा हो, वह रजिस्टर के पीछे पीछे बढ़ने लगा। जब वह तीसरे स्ट्रेचर तक पहुंचा तो बुक खुद खुल गई। उस पन्ने पर अब एक नई एंट्री लिखी जा रही थी। अक्षर खुद उभर रहे थे, बिना किसी कलम के, बिना किसी इंसान के। उसने कांपते हुए देखा, नाम रवि शर्मा, उम्र 42 वर्ष, मृत्यु का कारण हृदयाघात, रात 3:12। उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत बुक बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बुक पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि वह कागज नहीं बल्कि किसी ठंडी त्वचा को छू रहा है। उसने हाथ झटका, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसके हाथों में किसी के उंगलियों जैसी पकड़ महसूस हुई। उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और पीछे भागा, मगर उस पकड़ का ठंडापन उसके हाथों में रह गया, जैसे कोई बर्फीला निशान जला गया हो।
रवि लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। उसने फिर जोर से धक्का मारा और इस बार दरवाजा खुल गया। वह बाहर गलियारे में भागा, लेकिन गलियारे की लाइटें भी झिलमिला रही थीं। दूर तक सन्नाटा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, मुर्दा घर का दरवाजा खुला था और अंदर से वही रजिस्टर टेबल पर वापस रखा दिखाई दे रहा था। अब उसके ऊपर मोमबत्ती अपने आप जल उठी थी और लॉ के पास किसी की परछाई झुकी हुई थी, जैसे कोई बैठकर फिर से नाम लिख रहा हो। रवि वहीं रुक गया। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, हर नाम लिखा जाता है लेकिन कुछ मिटाए नहीं जाते। उसके पैरों के नीचे से हवा चली और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थीं और सिर अब भी भारी लग रहा था। वह जमीन पर पड़ा था, बाहर के गलियारे में, जहां का पीला बल्ब अधूरा जल रहा था। उसने अपने आसपास देखा। मुर्दा घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सफेद रोशनी झलक रही थी। उसके हाथ अब भी ठंडे थे और उंगलियों में जैसे किसी बर्फीली पकड़ की याद बाकी थी। वह उठने की कोशिश करने लगा, पर पैरों ने जवाब दे दिया। वह किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसके कान अब भी गूंज रहे थे, वही आवाज, वही ठंडी फुसफुसाहट, हर नाम लिखा जाता है। वह कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को समझाया कि अब बस जाना है, इस जगह से, इस रात से, इस डर से। उसने धीरे धीरे गलियारे में कदम बढ़ाए। दीवारों पर लगी पुरानी पेंट की परतें झड़ चुकी थीं, जिन पर नीली नमी उभर आई थी। हर कुछ कदम पर बल्ब झिलमिलाता, जैसे किसी के गुजरने से उसकी रोशनी कांप जाती हो। गलियारे के अंत में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके बगल में एक पुराना टेलीफोन, वही जो कभी इस्तेमाल में नहीं आता था, वही जो अब एक खामोश पर जीवित चीज की तरह वहां बैठा था। रवि ने टेलीफोन की ओर देखा और एक पल के लिए रुक गया। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई तेज ट्रिन ट्रिन की आवाज गूंजी। आवाज इतनी अचानक थी कि उसका दिल उछल गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा वही आवाज, ज्यादा तेज, ज्यादा बेचैन। फोन लगातार बजता जा रहा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि वह उठाए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, कौन हो सकता है? इस वक्त रात के 3 बज चुके थे और अस्पताल के इस हिस्से में कोई नहीं आता। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रहा। फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके कदमों को आगे खींच लिया, वह धीरे धीरे फोन के पास पहुंचा। आवाज अब बिल्कुल कानों के पास लग रही थी। उसने रिसीवर उठाने से पहले एक पल रुककर चारों ओर देखा। सन्नाटा, सिर्फ टपकते पानी की बूंदें और दूर बिजली की गड़गड़ाहट। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था, फिर बहुत हल्की, टूटती सी सांसों की आवाज आई। फिर एक भारी धीमी आवाज गूंजी, रवि! उसकी रूह कांप गई। उसने तुरंत रिसीवर कान से दूर किया, पर उस आवाज की गूंज उसके अंदर उतर गई। उसने फिर रिसीवर कान से लगाया और बोला, कौन है? दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही। फिर वही आवाज, अब थोड़ी साफ, राजेश कुमार का शव अभी जिंदा है, बाहर मत निकलना। रवि के हाथ से रिसीवर लगभग गिर गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी सांसें थम गईं। उसने सोचा कि यह कोई मजाक है, कोई डराने की कोशिश, लेकिन वह आवाज असली थी। उसमें किसी की ठंडी सच्चाई थी। उसने फिर पूछा, कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? पर दूसरी तरफ अब सिर्फ स्टैटिक शोर था, जैसे पुरानी रेडियो की टूटी हुई तरंगें। फिर अचानक एक कराह सुनाई दी, इतनी पास जैसे फोन के उस पार कोई मर रहा हो। फिर एक आखिरी शब्द, मत भागो, और लाइन कट गई। रवि का गला सूख गया था। उसने रिसीवर धीरे धीरे नीचे रखा और पीछे हट गया। फोन अब शांत था, पर उसकी घंटी की गूंज अब भी दीवारों में लिपटी हुई थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें भाप बनकर बाहर आने लगीं। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे हटा, पर तभी फोन फिर से बज उठा। इस बार आवाज और भी तेज थी और हर रिंग के साथ दीवारें जैसे कांपने लगीं। उसने दोनों हाथों से कान ढक लिए, लेकिन फोन की आवाज उसके अंदर घुसती जा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, बस करो, और रिसीवर को झटके से उखाड़ने की कोशिश की। तार पुराने थे, आसानी से टूट गए, पर अजीब बात यह थी कि फोन अब भी बज रहा था, बिना तार के।
अब वह पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने फोन को उठाया और जोर से दीवार पर पटक दिया। वह टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। वह फोन अब जमीन पर पड़ा था और रिसीवर खुद ब खुद हिल रहा था, हर बार ट्रेन के साथ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उठा रहा हो। रवि ने आंखें बंद कर लीं और दीवार से लग गया। उसके कानों में अब सिर्फ वही 3 शब्द गूंज रहे थे, बाहर मत निकलना। धीरे धीरे आवाज बंद हो गई। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। रवि ने आंखें खोली, चारों ओर देखा। फोन अब टुकड़ों में बिखरा पड़ा था, लेकिन रिसीवर अपनी जगह पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा, पर वह गायब था। तभी उसके पैरों के पास से कोई ठंडी चीज गुजरी, जैसे किसी की उंगलियां फर्श पर रेंग रही हों। उसने नीचे देखा, रिसीवर उसके पैरों के पास था और उसके स्पीकर से अब बहुत हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। अब तुमसे बात खत्म नहीं हुई। रवि ने रिसीवर को दूर फेंक दिया और मुर्दा घर की ओर देखने से बचा, पर दरवाजे की दरार से अंदर से एक हल्की रोशनी झलक रही थी। वह जानता था कि जो भी हो रहा है उसका जवाब शायद वही है। वह डरते हुए दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर झांका और उसका दिल रुक गया। अंदर टेबल पर वही रिकॉर्ड बुक रखी थी और उसके बगल में फोन का पूरा हैंडसेट सही सलामत रखा था, जैसे कुछ टूटा ही नहीं। वह अब आधा पागल हो चुका था। उसने धीरे से कदम पीछे खींचे, पर तभी कमरे के भीतर फोन खुद बज उठा। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर की हवा बाहर आई, ठंडी, सड़ी हुई और भारी। रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा है, धीरे से झुककर बोल रहा हो। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। रजिस्टर खुला था और फोन की रिंग अब भी चल रही थी। उसने रिसीवर उठाया, पर इस बार दूसरी तरफ कोई सांस नहीं थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक धीमा संगीत जैसा गुनगुनाहट, जैसे किसी ने पोस्टमार्टम रूम में रेडियो चालू कर दिया हो। वह सुनता रहा। कुछ सेकंड बाद वही आवाज लौटी, बहुत धीरे पर साफ। रवि, समय हो गया। फिर लाइन कट गई। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई, जैसे स्ट्रेचर गिरा हो। उसने पलट कर देखा तो तीसरा स्ट्रेचर जमीन पर पड़ा था और सफेद चादर हट चुकी थी। स्ट्रेचर खाली था। उसने गला सूखते हुए बुक की ओर देखा। अब वहां 5वां नाम जुड़ चुका था। स्याही अब भी गीली थी। उसने डरते हुए पढ़ा, नाम, अज्ञात शव, पहचान, रवि के कपड़े। उसकी आंखें चौंधियां गईं, उसके हाथ कांपने लगे। बाहर बिजली फिर से कड़की और फोन की रिंग बंद हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था। रवि धीरे धीरे पीछे हटा, दीवार से टकराया और वहीं बैठ गया। उसका सिर घूमने लगा। उसने देखा कि अब रिकॉर्ड बुक के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं और हर पन्ने पर वही संदेश दोहराया जा रहा है, राजेश कुमार जीवित है। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का झोंका अंदर फंसा और फोन के स्पीकर से आखिरी बार एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। कमरा अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। पूरा मुर्दा घर अब गहरे सघन अंधेरे में डूबा था। ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली रखने या बंद करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों तरफ सिर्फ ठंडक थी, नमी थी और एक भारी सन्नाटा जो हर चीज को निगलता जा रहा था। रवि वहीं फर्श पर बैठा था। उसकी सांसें टूट रही थीं और उसके हाथ अब भी उस रिकॉर्ड बुक की ओर फैले हुए थे जो अब टेबल पर नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई उसके चारों ओर घूम रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। फर्श ठंडी थी, पर किसी किसी जगह से गर्माहट भी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखा हो। हवा में हल्की सी धातु जैसी गंध थी, खून और कीटाणुनाशक की मिलीजुली गंध, जो अब उसके लिए पहचानी नहीं बल्कि भय का प्रतीक बन चुकी थी। वह धीरे से खड़ा हुआ और अपनी जेब में हाथ डालकर टॉर्च निकालने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अब भी बंद थी। उसने उसे झटका, थपथपाया, पर उसे बस एक हल्की नीली चमक निकली और फिर बुझ गई। रवि ने आंखें मिचमिचाईं। उसे लगा कि सामने कुछ हल्का हिल रहा है, शायद किसी स्ट्रेचर का कोना। उसने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके जूते की आवाज गूंज रही थी, जो दीवारों से टकराकर वापस आती थी। कुछ कदम बाद उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे भी वैसी ही चाल दोहराई हो, बिल्कुल उसके जैसे कदम, बिल्कुल उसी ताल में। उसने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ काला सन्नाटा था। वह अब तेजी से चलने लगा। उसके कदमों के साथ वे परछाई जैसे कदम भी तेज हो गए। अचानक कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका चला और उसके ठीक पास से कुछ गुजरा, इतना पास कि उसके बाल खड़े हो गए।
उसने हाथ फैलाकर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों ने सिर्फ हवा को छुआ। फिर एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसके कान में बहुत पास से फुसफुसाया हो। रवि! वो चौंक गया, पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। आवाज एकदम साफ थी, किसी और की नहीं, वही थी, राजेश कुमार की। वही आदमी जिसके शव का नाम उसने रजिस्टर में दर्ज किया था। रवि ने दीवार का सहारा लिया। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि कुछ और जाग चुका था। एक बेचैनी, एक एहसास कि यह जगह अब उसकी नहीं रही। अचानक उसे दूर कोने में हल्की चमक दिखी, जैसे किसी शीशे पर रोशनी पड़ी हो। उसने सोचा शायद बाहर से कोई गाड़ी गुजरी होगी, लेकिन मुर्दा घर की खिड़कियां मोटी लोहे की थीं। वहां से रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह पास आया, उसे लगा कि वह चमक किसी चीज से नहीं, बल्कि किसी की आंखों से आ रही थी। दो आंखें जो अंधेरे में बिल्कुल स्थिर थीं, उसकी ओर देख रही थीं। रवि ठिठक गया। उसने पलकें झपकाईं। आंखें वहीं थीं, अब थोड़ा और पास। उसने बोलने की कोशिश की, पर गला सूख चुका था। तभी बिजली चमकी। एक पल के लिए कमरा उजाला हुआ और उसने देखा, वह राजेश कुमार का चेहरा था, बिल्कुल वैसा जैसा पोस्टमार्टम से पहले था। पर अब आंखें खुली थीं, होंठों पर हल्की मुस्कान थी और उसके गले का टांका उधड़ चुका था। बिजली फिर से गई। कमरा दोबारा अंधेरे में डूब गया। रवि वहीं जम गया। अंधेरे में उसे फिर वही कराह सुनाई दी, वही भारी सांसें जो उसने फोन पर सुनी थी। आवाज अब पास आ रही थी, कदमों की आहट के साथ। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ठंडी चीज ने उसके टखनों को छू लिया। किसी ने उसे पकड़ लिया था। उसने जोर से झटका मारा और पीछे गिर पड़ा। अब उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था, कोई उसके ठीक बगल में था। उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, बहुत पास से। रवि ने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की और इस बार उसमें हल्की रोशनी निकली। उसने उसे ऊपर उठाया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी चीख गले में ही रह गई। उसके चारों ओर 4 स्ट्रेचर थे और हर एक पर रखा शव अब सीधा बैठा था। उनके चेहरों पर सफेद चादरें थीं, पर वे हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे कोई भीतर सांस ले रहा हो। हवा का एक झोंका चला और एक चादर धीरे से फर्श पर गिर गई। नीचे राजेश कुमार बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह उसकी ओर झुका हुआ था। रवि पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। उसके पीछे का बल्ब एक बार झिलमिलाया और बुझ गया। अब सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी जो कांपते हुए उसकी उंगलियों के बीच झूल रही थी। राजेश धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके होंठों से बहुत हल्की आवाज निकली, तुमने मेरा नाम लिखा था। रवि ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी और कमरे में फिर अंधेरा छा गया। अब बस आवाजें थीं, किसी के कदमों की, किसी के फिसलने की, किसी के सांस लेने की। वह भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, पर दरवाजा जैसे गायब था। दीवार एक जैसी थी, हर दिशा में वही सीलन, वही सर्दी। उसे लगा वह अब एक कमरे में नहीं, बल्कि किसी भूल भुलैया में है। वह भागता गया, हांफता गया, और हर बार उसे लगा कि उसने बाहर का रास्ता पा लिया। लेकिन अगले ही कदम पर फिर वही फर्श, वही ठंड, वही सन्नाटा। फिर किसी ने उसका नाम पुकारा, धीरे से, बहुत दूर से। रवि! उसने पलटकर देखा। अंधेरे में कई चेहरे उभर रहे थे, एक नहीं, 4 शवों के, और हर चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। बिजली का एक हल्का झटका हुआ। एक क्षण के लिए रोशनी लौटी और उसी पल उसने देखा, सभी शव अब अपनी जगह नहीं थे। कमरे के बीचों बीच एक स्ट्रेचर पड़ा था और उस पर अब कोई नहीं, बस एक चादर रखी थी। रवि धीरे धीरे पास गया, चादर हटाई। नीचे वही रिकॉर्ड बुक रखी थी, खुली हुई, और उस पर नया नाम उभर रहा था, रवि शर्मा, मृत्यु का कारण अंधकार में विलीन। उसके होंठ कांप गए। उसने पीछे देखा, पर अब वहां कुछ नहीं था। 4 स्ट्रेचर गायब थे, 4 शव गायब, सिर्फ वह और वह बुक। उसने दरवाजा खोजने की कोशिश की, पर हाथ दीवारों पर ही घूमता रहा। अब पूरा मुर्दा घर एक बंद डिब्बे की तरह लग रहा था। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, बस अंधेरा। धीरे धीरे उसे लगा जैसे अंधेरा उसके चारों ओर नहीं, बल्कि उसके अंदर उतर रहा है। उसकी सांसें धीमी होती गईं, कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज रह गई। फिर वही आवाज लौटी, बहुत पास से,
इतनी पास कि उसे लगा वह उसी के भीतर से आ रही है। अब तुम भी मेरा हिस्सा हो। रवि ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी, कुछ पल तक टिमटिमाई, फिर बुझ गई और उसी क्षण मुर्दा घर फिर से शांत हो गया। सुबह अस्पताल का स्टाफ आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने तोड़कर खोला तो कमरे में सिर्फ एक स्ट्रेचर था और उस पर एक शव। शव के पास एक रजिस्टर खुला पड़ा था जिसमें आखिरी एंट्री थी, राजेश कुमार, शव लापता, रवि शर्मा, ड्यूटी पर मृत्यु। मुर्दा घर में सुबह की हल्की रोशनी दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे की नमी और गंध ने उसे जैसे बाहर ही रोक दिया था। बाहर से आती कुछ आवाजें थीं, डॉक्टरों की धीमी बातचीत, नर्सों के कदमों की आहट, मगर भीतर अब भी वही अंधेरा पसरा था। रवि के शव को अस्पताल के कर्मचारी सुबह सुबह उठाकर ले गए थे और अब मुर्दा घर फिर से अपनी सामान्य स्थिति में लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ तो था जो अब सामान्य नहीं था। कमरे में 4 स्ट्रेचर रखे थे, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था जैसी हर रात होती थी, लेकिन तीसरे स्ट्रेचर पर अब सिर्फ चादर थी, शरीर नहीं। सुबह की ड्यूटी पर आए वार्ड बॉय सुरेश ने जब यह देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने पहले सोचा कि शायद रात की शिफ्ट वाला शव पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया गया होगा, पर फिर याद आया कि उसे तो किसी ने ले जाने का आदेश नहीं दिया था। उसने रिकॉर्ड बुक खोली जिसमें रवि की आखिरी एंट्री अब भी ताजा स्याही से चमक रही थी। वहां साफ लिखा था, राजेश कुमार, शव सुरक्षित। उसके गले से हल्की हंसी निकली, जैसे उसने खुद को शांत करने की कोशिश की हो, लेकिन हंसी अधूरी रह गई। उसने फिर 4 स्ट्रेचर गिने, 1, 2, 3। चौथा स्ट्रेचर वही था जिस पर रवि का शव रखा था, पर तीसरा अब खाली था। उसने पास जाकर चादर उठाई। नीचे सिर्फ गद्दे पर हल्का निशान था, जैसे कोई बहुत देर तक वहां लेटा रहा हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि गद्दे अब भी गर्म थे। सुरेश ने झटके से हाथ खींच लिया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने खुद को समझाया कि शायद पोस्टमार्टम असिस्टेंट रात में गलती से उठा ले गया होगा। वह मुर्दा घर से बाहर निकला और गलियारे की ओर बढ़ा। बाहर का माहौल थोड़ा हल्का था, लेकिन अंदर की ठंडी हवा अब भी उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। उसने पोस्टमार्टम रूम की ओर जाते हुए पुकारा, शर्मा साहब, आपने तीसरा शव ले लिया क्या? आवाज गलियारे में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पुकारा, इस बार थोड़ा जोर से, शर्मा साहब। फिर भी कोई उत्तर नहीं। वह पोस्टमार्टम रूम के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो आधे कमरे को रोशन कर रहा था। उसने अंदर झांका। मेज पर औजार रखे थे, चारों ओर सफेद कपड़े बिखरे थे, पर वहां कोई नहीं था। उसने कमरे के कोने में कुछ हिलता देखा। उसने सोचा कोई बिल्ली होगी, लेकिन जब वह पास गया तो देखा एक स्ट्रेचर रखा था और उस पर कोई लेटा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि उस शव के शरीर पर अब भी ताजे टांके लगे थे। उसने सफेद कपड़ा थोड़ा हटाया, नीचे चेहरा दिखा और वह जड़ हो गया। वह राजेश कुमार था, वही चेहरा, वही घाव, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थीं। सुरेश के हाथ से कपड़ा गिर गया। वह पीछे हटा, उसकी सांस अटक गई। वह कमरे से बाहर भागा, लेकिन तभी गलियारे में कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने स्ट्रेचर घसीटा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। मुर्दा घर का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर कुछ हिल रहा था। उसने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी मुर्दा घर का बल्ब झिलमिलाया और बुझ गया। अब वहां बस अंधेरा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे कदम बढ़ाए, पर तभी किसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने धक्का मारा, खटखटाया, पर दरवाजा नहीं खुला। भीतर से बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर कुछ खींच रहा हो। वह दीवार से लग गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं। फिर उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, स्ट्रेचर खाली नहीं होता। वह डर के मारे गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि दरवाजा अब खुला था। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। चारों स्ट्रेचर अपनी जगह थे, लेकिन अब तीसरे पर भी चादर बिछी थी, सफेद, एकदम साफ, जैसे किसी ने अभी अभी रखी हो। उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद उसने भ्रम देखा था। वह पास गया, चादर को छुआ और ठिठक गया। चादर के नीचे से बहुत हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। उसका गला सूख गया। उसने डरते हुए चादर को थोड़ा ऊपर उठाया।
नीचे वही चेहरा था जो उसने कुछ मिनट पहले पोस्टमार्टम रूम में देखा था। राजेश कुमार। वही जख्म, वही टांके, वही आंखें, लेकिन अब वे आधी खुली थीं और होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। सुरेश के होंठ कांपे, वह पीछे हटा, लेकिन तभी स्ट्रेचर ने हल्का झटका खाया, जैसे कोई शरीर हिला हो। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों से नमी टपकने लगी, ऊपर की लाइट अपने आप जल उठी और बंद हो गई। अब हर बार रोशनी झिलमिलाती तो वह शव थोड़ी अलग स्थिति में दिखता, कभी बगल में, कभी ऊपर उठा हुआ, कभी जैसे वह बैठने की कोशिश कर रहा हो। सुरेश चीख पड़ा, लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने दरवाजे पर हाथ मारा, पर अब वह जैसे किसी पत्थर का बन गया था। उसने मुड़कर देखा, अब राजेश कुमार स्ट्रेचर पर नहीं था। स्ट्रेचर खाली था, उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने चारों ओर देखा, कमरा अब बिल्कुल शांत था, लेकिन किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली, पर आवाजें नहीं रुकी। वो अब बहुत पास थी। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें जम गईं। राजेश कुमार अब उसके सामने खड़ा था, चेहरा फटा हुआ, आंखें खाली, पर होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने अपना ठंडा हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। राजेश की आवाज भारी थी, टूटी हुई। मैं खाली नहीं रह सकता। सुरेश चीखा, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। सब कुछ घूमने लगा, हवा भारी हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। उसकी आंखें झपकने लगीं और वह वहीं गिर पड़ा। जब कुछ घंटे बाद डॉक्टर अंदर आए तो उन्होंने देखा कि चारों स्ट्रेचर फिर से अपनी जगह पर थे। तीसरे स्ट्रेचर पर अब एक नया शव था, सुरेश। उसके चेहरे पर डर जम गया था और उसके हाथ अब भी दरवाजे की ओर फैले हुए थे। रिकॉर्ड बुक टेबल पर खुली थी। किसी ने नई एंट्री लिखी थी, राजेश कुमार, शव मिला। सुरेश, मृत्यु का कारण अज्ञात। मुर्दाघर फिर शांत हो गया। पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा आधा खुला था। भीतर से आती ठंडी हवा किसी अदृश्य हाथ की तरह रवि के चेहरे को छू रही थी। वह बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा ने डर को पीछे धकेल दिया। उसे लगा कि अगर वह अब नहीं गया तो सारी रात इन आवाजों और साए में पागल हो जाएगा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे वह भी वहां नहीं जाना चाहती हो। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और भीतर का अंधेरा और गहरा हो गया। अंदर की गंध अब और तेज थी, सड़ी हुई दवाओं और पुराने खून की मिलीजुली महक। टेबल पर औजार बिखरे पड़े थे, कुछ पर अब भी खून के धब्बे ताजा लग रहे थे। कोनों में फेंकी गई दस्ताने, फटी हुई रबर की एप्रन और टूटे शीशे किसी बीती हड़बड़ी की गवाही दे रहे थे। दीवार पर घड़ी अब भी चल रही थी, पर हर टिक टिक अब मौत की तरह गूंजती थी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी से चारों ओर झांकते हुए। दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टमार्टम के कागज चिपके थे, जिन पर किसी के खून के छींटे जमे थे। उसने ध्यान दिया कि उनमें से एक पर नाम लिखा था, राजेश कुमार। वही नाम जिसे उसने अपनी रिकॉर्ड बुक में पढ़ा था, वही शव जो रात को हिला था, वही जिसने मुर्दा घर को किसी भयानक खेल का हिस्सा बना दिया था। उसने कागज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर लगीं, कमरे का बल्ब झिलमिलाया और बंद हो गया। अब सिर्फ उसकी टॉर्च ही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। वह पलटा और देखा, पोस्टमार्टम टेबल पर कुछ हल्का सा हिल रहा था। वह डरते हुए करीब गया, टॉर्च उठाई और रोशनी उस पर डाली। चादर के नीचे कोई आकृति थी, लेकिन उसका शरीर स्थिर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रवि का गला सूख गया, वह वहीं रुक गया, दिल जोरों से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन चादर हल्की सी ऊपर नीचे हो रही थी। वह और पास गया और कांपते हाथों से चादर का कोना उठाया। नीचे वही चेहरा था, वही जो उसे पूरी रात डराता रहा था, राजेश कुमार। लेकिन अब उसकी आंखें खुली थीं, स्थिर, काली, ठंडी और बिना पलक झपकाए सीधे रवि के चेहरे पर जमी हुई। रवि के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने टॉर्च गिरा दी और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, क्यों आए तुम यहां? वह पीछे हटने लगा, दीवार से टकराया और किसी चीज पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। टॉर्च फिर से जल उठी
और फर्श पर लुढ़कते हुए कमरे के दूसरे कोने की ओर चली गई। उसकी रोशनी दीवार पर किसी छाया को दिखा रही थी, एक आदमी की परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने घसीटते हुए खुद को उठाया। उसने उस छाया को ध्यान से देखा। वह राजेश की थी, वही आकार, वही चाल, पर अब उसका शरीर किसी इंसान जैसा नहीं था। हर कदम पर उसके जोड़ों से चरमराहट की आवाज आती थी, जैसे किसी सूखे लकड़ी के खिलौने को हिलाया जा रहा हो। उसकी आंखें अब और गहरी थीं और होंठों पर वही मुस्कान, आधी मरी आधी जीवित। रवि पीछे हटता गया, लेकिन कमरे की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। राजेश अब बिल्कुल उसके सामने था। उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी टूटी फूटी आवाज आई, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? रवि हकला गया। मैं तो बस रिकॉर्ड लिख रहा था। उसकी आवाज टूट रही थी। राजेश की मुस्कान और चौड़ी हो गई। नाम लिखा तो अब कहानी भी लिखनी पड़ेगी। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। दीवारों से नमी टपक कर फर्श पर जमा हो रही थी और उस नमी में कुछ लाल सा मिल गया था, जैसे खून बहकर फैल रहा हो। राजेश का चेहरा अब बहुत पास था। रवि की सांस रुकने लगी। वह आंखें बंद करना चाहता था, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खुली रखने पर मजबूर कर रही थी। राजेश ने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ पूरी तरह ठंडा और बेजान था, लेकिन जब वह रवि के गाल पर टिका तो ऐसा लगा जैसे बर्फ के अंदर से आग उठ रही हो। रवि की आंखों में दर्द भर गया। वह चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। राजेश झुककर उसके कान में बोला, अब तुम्हारी बारी है, मेरे साथ रहो। रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उसे धक्का दिया। वह टेबल से टकराया, औजार जमीन पर गिर पड़े। वह भागने की कोशिश में दरवाजे की ओर लपका, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने धक्का मारा, पर वह नहीं खुला। पीछे से कराहने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा। राजेश फिर से खड़ा था। अब उसकी चाल और अजीब थी, जैसे कोई कठपुतली किसी अदृश्य डोर से हिल रही हो। रवि ने एक औजार उठाया, कोई लोहे की रॉड, और डर के मारे आगे बढ़ाया, पास मत आना वरना। लेकिन राजेश रुका नहीं। उसने अपनी काली आंखों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगला पल धुंधला था। टॉर्च गिर गई, लाइटें बुझ गईं और बस एक चीख गूंजी, लंबी, दर्दनाक, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांस खींची हो। कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी और भारी थी। बल्ब फिर से झिलमिलाया और अब पोस्टमार्टम टेबल पर 2 शव पड़े थे, एक राजेश कुमार, दूसरा रवि शर्मा। दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान थी। अगली सुबह जब डॉक्टर वर्मा ने राउंड लिया तो पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा अंदर से बंद मिला। बहुत खटखटाने के बाद जब उन्होंने उसे खुलवाया तो अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। औजार बिखरे हुए थे, दीवारों पर खून के छींटे थे और टेबल पर 2 शव रखे थे। रवि के चेहरे पर वही भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा। डॉक्टर ने धीरे से उसकी पलकों को बंद किया और जब मुड़ा तो देखा कि दीवार पर किसी ने लाल स्याही से कुछ लिखा था। मुर्दा घर में कोई खाली नहीं रहता। डॉक्टर ने कांपते हुए हाथों से अपनी फाइल खोली और नई एंट्री लिखी, रवि शर्मा, मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट, परिस्थिति संदिग्ध। फाइल बंद हुई, दरवाजा बंद हुआ और पोस्टमार्टम रूम फिर से शांत हो गया, पर उसके अंदर अब भी किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजती रही। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मुर्दा घर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। रात बीत चुकी थी, पर अंधेरा अब भी भीतर था। सुबह की किरणें दरवाजे के कांच से झांकने की कोशिश करती, मगर भीतर की हवा इतनी भारी थी कि रोशनी भी जैसे थक कर वापस लौट जाती थी। अस्पताल की गलियों में नर्सों के कदमों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मुर्दा घर के आसपास कोई नहीं आता था। कल की घटना के बाद सबने वहां जाने से मना कर दिया था। सुरेश और रवि दोनों की लाशें पोस्टमार्टम रूम से मिली थीं और किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। डॉक्टर वर्मा ने ऊपर से सख्त आदेश दे दिया, जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई भी मुर्दा घर में अकेला नहीं जाएगा। लेकिन अब उस जगह का सन्नाटा खुद एक जांच बन चुका था और वहां की दीवारें हर गुजरती घड़ी के साथ कुछ नया कहती लगती थीं। रात का वक्त फिर से आने लगा था। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई थी और बिजली की गड़गड़ाहट दूर पहाड़ियों से लौटती गूंज बनकर अस्पताल की खिड़कियों से टकरा रही थी। वार्ड बॉय महेश, जिसे आज मजबूरी में नाइट ड्यूटी करनी थी, मुर्दा घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी हथेलियां पसीने से गीली थीं।
उसे पता था कि पिछले 2 दिनों में यहां क्या हुआ था, लेकिन उसे आदेश मिला था कि आज रात कोई शव बाहर से आने वाला है और उसकी रिसीविंग करनी ही पड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की चाबी लगाई। ताला खुला, लेकिन आवाज आई जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। वह ठिठक गया। एक पल के लिए उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है, महेश। पर उसने खुद को समझाया, डर मत, ये बस तेरे दिमाग का खेल है। अंदर घुसते ही उसे वही पुरानी गंध महसूस हुई, सड़े कपड़ों और फॉर्मलिन की। लेकिन अब उसमें कुछ नया था, कुछ जो जिंदा चीज से आता है। उसने देखा कि 4 स्ट्रेचर अपनी जगह पर रखे थे। दीवार के कोने में फर्श अब भी दागदार थी, जैसे किसी ने खून पोंछने की कोशिश की हो पर पूरी तरह नहीं कर पाया हो। उसने लाइट ऑन की, लेकिन ट्यूबलाइट झिलमिलाने लगी। आधी रोशनी, आधा अंधेरा। हर बार जब रोशनी झिलमिलाती तो स्ट्रेचर की परछाइयां दीवारों पर हिलती हुई लगती, मानो वहां कुछ चल रहा हो। महेश ने हिम्मत कर रिकॉर्ड बुक खोली। आखिरी एंट्री में लिखा था, रवि शर्मा, मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट। उसके नीचे किसी ने लाल स्याही से कुछ जोड़ा हुआ था, मुर्दा घर खाली नहीं रहता। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से बुक बंद की और दरवाजा ठीक से बंद करने के लिए मुड़ा। तभी किसी ने उसके पीछे बहुत हल्के से कहा, क्यों आए तुम? वह जड़ हो गया। उसकी सांसें बंद हो गईं। वह धीरे से पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। उसने दीवार की ओर टॉर्च की रोशनी डाली। बस दीवार पर अपनी ही परछाई दिखी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी परछाई हिली, और इस बार उसकी हरकत से नहीं। वह पीछे हटा, टॉर्च गिर पड़ी, और जब वह झुका उसे उठाने के लिए, तो देखा कि उसके पैरों के नीचे गीले निशान थे। किसी ने अभी अभी वहां चला था। निशान पोस्टमार्टम रूम की तरफ जा रहे थे। महेश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसके भीतर 2 आवाजें थीं, एक जो उसे बाहर भागने को कह रही थी और दूसरी जो कह रही थी कि उसे सच देखना ही होगा। वह डर के बावजूद उन निशानों के पीछे चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, सिर्फ हल्की थक थक की आवाज थी, जैसे कोई औजार रख रहा हो। महेश ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में अब वही गंध और भी तीखी थी। उसने देखा कि टेबल पर एक शव पड़ा था, पर उसके ऊपर चादर नहीं थी। शरीर पर पुराने टांके लगे थे, वही राजेश कुमार। मगर इस बार उसका चेहरा दीवार की ओर था और उसके सिर के पास एक स्टेथोस्कोप पड़ा था, जैसे कोई उसकी जांच कर रहा हो। महेश ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसने फिर कहा, कौन है? इस बार उसे लगा किसी ने बहुत धीरे से हंसकर कहा, जो भी यहां आता है रह जाता है। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च डाली। कुछ नहीं दिखा। उसने झट से दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। अंधेरा और घना हो गया। अब उसे कमरे में किसी के चलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने अपने हाथ बढ़ाकर दीवार टटोली। कुछ ठंडा और गीला उसके हाथ से छुआ। उसने हाथ वापस खींचा और रोशनी डाली। दीवार पर लाल निशान थे, उंगलियों जैसे, जो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहे थे। महेश का दिल जैसे रुक गया। उसने टॉर्च नीचे की और तब उसने देखा कि राजेश कुमार का शव अब टेबल पर नहीं था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उसके कानों में किसी की सांसें गूंजने लगीं। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसके सामने आ गया। वही चेहरा, वही काली आंखें, वही टूटी मुस्कान। राजेश अब उसके एकदम करीब था। उसने फुसफुसाकर कहा, एक खाली जगह है तेरे लिए। महेश की चीख कमरे में गूंजी, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब दरवाजा खुला तो अंदर वही नजारा था जो अब एक आदत बन चुका था। 4 स्ट्रेचर अपनी जगह पर, लेकिन अब एक नया शव भी था। डॉक्टर वर्मा ने आते ही सांस रोकी। उन्होंने धीरे से स्ट्रेचर की चादर उठाई। नीचे महेश था, उसका चेहरा विकृत, आंखें खुली, होंठों पर वही डरावनी मुस्कान, और उसके पास रिकॉर्ड बुक खुली पड़ी थी जिसमें नई एंट्री लिखी थी, महेश, मृत्यु का कारण अनजाना भय। नीचे लाल स्याही में एक पंक्ति और लिखी थी, अब भी एक जगह खाली है। डॉक्टर ने कांपते हाथों से किताब बंद की। उन्हें लगा जैसे दीवार के अंदर से कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे से फुसफुसाए, ईश्वर इस जगह को शांति दे। लेकिन बाहर जाते वक्त उन्होंने महसूस किया
किसी ने उनके पीछे से दरवाजा फिर से धीरे से बंद कर दिया। अब मुर्दा घर का बोर्ड हल्की हवा में हिल रहा था। उस पर लिखा था, मुर्दा घर, प्रवेश निषेध। नीचे किसी ने लाल अक्षरों में जोड़ दिया था, क्योंकि कुछ मुर्दे अब भी जाग रहे हैं। मुर्दा घर अब अस्पताल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग महसूस होता था। 4 दिन पहले तक यह बस एक ठंडी जगह थी जहां मृतदेहें रखी जाती थीं, लेकिन अब यह जगह खुद जिंदा लगने लगी थी। हर रात वहां कुछ होता था, कोई आवाज, कोई हरकत, कोई अनदेखी परछाई, और हर सुबह एक नया शव। अस्पताल के कर्मचारी अब वहां जाने से डरते थे। कुछ ने तो इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन काम रुक नहीं सकता था। अस्पताल को चलाना था और मुर्दा घर का ताला हर रात खुलना ही था। आज नई ड्यूटी पर आया था विनोद, एक नया वार्ड बॉय जो हाल ही में अस्पताल में काम करने लगा था। उसे बाकी स्टाफ ने चेतावनी दी थी, रात में अकेले मत रहना, अंदर की हवा अच्छी नहीं है। पर वह हंस दिया। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। उसने कहा, मुर्दे क्या करेंगे, जो मर गया वो खत्म। लेकिन जब उसने मुर्दा घर का दरवाजा खोला तो उसका यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हवा हो गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, वो ठंड जो शरीर में नहीं, हड्डियों के भीतर उतर जाती है। उसने लाइट ऑन की, पर ट्यूबलाइट हमेशा की तरह झिलमिलाती रही। उसने ध्यान से कमरे को देखा। 4 स्ट्रेचर, सब अपनी जगह पर। दीवार पर रिकॉर्ड बुक पड़ी थी। उसने उसे खोला और आखिरी पन्ने पर लिखा देखा, महेश, मृत्यु का कारण अनजाना भय, और नीचे किसी लाल स्याही से लिखा था, अब भी एक जगह खाली है। विनोद मुस्कुराया। किसने ये मजाक लिखा है? उसने सोचा कि शायद किसी ने डराने के लिए यह सब किया है। उसने रिकॉर्ड बुक बंद की और स्ट्रेचर गिने, 1 2 3 4, पर चौथे स्ट्रेचर पर एक नंबर टैग लटका था, 5। उसने माथे पर बल डाला। 5। उसने फिर गिना, 1 2 3 4। हाँ, 4 ही थे, पर टैग पर साफ लिखा था, शव संख्या 5, रवि शर्मा। उसने घबराकर टैग पलटा, लेकिन जैसे ही टैग उसकी उंगली से छुआ, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब बस अंधेरा था। विनोद ने टॉर्च निकाली और जब उसने उसे ऑन किया तो उसके हाथ कांपने लगे। टॉर्च की रोशनी सीधे तीसरे स्ट्रेचर पर पड़ी और उसने देखा कि चादर धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वह डर से पीछे हटा, लेकिन टेबल से टकरा गया। किसी औजार की आवाज आई, छन। कमरे में गूंज फैल गई। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई। हर दिशा में परछाइयां हिल रही थीं। कोई सामने नहीं, पर कुछ था वहां। अचानक पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खुद से खुल गया। अंधेरे में एक लंबी दरार सी बनी और भीतर से ठंडी हवा निकली, साथ ही किसी के कदमों की आवाज। विनोद की सांस रुक गई। दरवाजे की दरार में उसने देखा, एक आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, उसका चेहरा साफ होता गया। वही चेहरा, आंखों में गहरा सूनापन, फटे होंठ और एक अधूरी मुस्कान, राजेश कुमार। विनोद के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वह बोलने की कोशिश करता रहा, पर गले से आवाज नहीं निकली। राजेश उसके सामने आकर रुक गया। उसने धीरे से सिर झुकाया और टूटी हुई आवाज में कहा, तुम नई ड्यूटी पर आए हो? विनोद ने कांपते हुए सिर हिलाया। राजेश मुस्कुराया, अच्छा है, जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। विनोद एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे दरवाजा खुद से बंद हो गया। उसने हैंडल पकड़ा, खींचने की कोशिश की, नहीं खुला। राजेश अब और पास था। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि किसी कठपुतली की तरह झटकों में थी। उसके घावों से ठंडा धुआं निकल रहा था और हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी हो रही थी। विनोद ने टॉर्च सीधी उसकी आंखों पर डाली। रोशनी पड़ते ही राजेश का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। आंखों से खून टपकने लगा और होंठों से एक गहरी कराह निकली। उसने चीख कर कहा, क्यों नहीं छोड़ते मुझे सोने? फिर उसकी आंखें फिर से स्थिर हो गईं। उसने विनोद की ओर हाथ बढ़ाया, वही ठंडा बेजान हाथ। विनोद ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से अटक गया। वह गिर पड़ा और उसका सिर जमीन से टकराया। एक पल के लिए सब अंधेरा हो गया। जब उसने फिर आंखें खोली तो उसने देखा कि वह अब पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ा है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके ऊपर कोई झुका हुआ था। उसने धुंधली नजर से देखा, सफेद कोट, मास्क और गले में स्टेथोस्कोप। उसने सोचा कि कोई डॉक्टर होगा। उसने कराहते हुए कहा, मुझे छोड़ दो।
पर जब उस व्यक्ति ने सिर उठाया तो वह सन्न रह गया। वो रवि था, वही चौकीदार जिसकी मौत की रिपोर्ट उसने खुद पढ़ी थी। रवि ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तू समझेगा, मुर्दा घर में कोई खाली नहीं रहता। उसने धीरे से एक चादर उठाई और विनोद के ऊपर डाल दी। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। सुबह जब डॉक्टर वर्मा वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से हल्की आवाज आ रही थी, किसी के हंसने की, धीमी और टूटी हुई। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और जब अंदर गए तो चारों स्ट्रेचर अपनी जगह पर थे। पांचवां स्ट्रेचर अब नहीं था। उन्होंने बुक खोली। सबसे नीचे एक नई एंट्री थी, विनोद सिंह, मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट, शव संख्या 5। डॉक्टर की उंगलियां कांप गईं। उन्होंने बुक बंद की और कमरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की चाबी लगाई, पीछे से किसी ने बहुत हल्के से कहा, धन्यवाद डॉक्टर। उन्होंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर उन्होंने दीवार पर देखा, लाल स्याही में कुछ लिखा था जो पहले नहीं था, अब भी जगह खाली है, तुम्हारे लिए। डॉक्टर वर्मा ने बिना पीछे देखे दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और गलियारे में चल दिए। लेकिन उन्हें लगा उनके हर कदम के पीछे कोई और कदम चल रहा है, बिल्कुल वैसी ही रफ्तार में। उन्होंने मुड़कर देखा, गलियारा खाली था। उन्होंने सिर झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मुर्दा घर का लाइट अपने आप जल उठा। उन्होंने दूर से देखा, खिड़की के पार कोई चेहरा झांक रहा था। वही अधूरी मुस्कान, वही ठंडी आंखें, वही राजेश कुमार। उस रात के बाद मुर्दा घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दीवारों पर ताले लगे, खिड़कियां सील कर दी गईं। पर रात में जो लोग अस्पताल के पीछे से गुजरते, वे अब भी कहते, वहां से फुसफुसाहट आती है। कोई कहता है जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि कभी कभी 5वीं खिड़की से हल्की रोशनी झिलमिलाती है। कोई दिखता नहीं, पर अगर ध्यान से सुना जाए तो कोई हंसता है, बहुत धीरे, बहुत ठंडे स्वर में। मुर्दा घर में कोई खाली नहीं रहता। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अस्पताल के ऊपर आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी थी, लेकिन मुर्दा घर के आसपास अब भी वही अजीब सन्नाटा था, जैसे वहां समय ठहर गया हो। सुबह की हवा में बाकी अस्पताल की खिड़कियां खुल चुकी थीं। लोग इधर उधर घूमने लगे थे, पर उस इमारत के आसपास कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वहां अब सिर्फ एक ताला लटक रहा था और उसके पीछे अंधेरा। 3 दिन बाद अस्पताल प्रशासन ने उस कमरे को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया। एक रिपोर्ट बनी जिसमें लिखा गया, मुर्दा घर में असामान्य घटनाएं, उपकरणों की खराबी, स्टाफ का मानसिक दबाव। किसी ने उस रिपोर्ट में भूत या आत्मा का नाम नहीं लिया, किसी को लेना भी नहीं था। अस्पताल की प्रतिष्ठा का सवाल था। डॉक्टर वर्मा, जो आखिरी गवाह थे उस रात के, अब छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन वो खुद जानते थे कि सच्चाई कुछ और थी। वो सच्चाई जो हर रात उनके सपनों में लौट आती थी, वही अंधेरा, वही ठंडी सांस, वही आवाज, अब भी जगह खाली है। उन्होंने कई बार सोचा कि लौटकर उस कमरे को एक बार देख आए, शायद अपने डर को खत्म कर पाएं। लेकिन हर बार जब वो मुर्दा घर के पास पहुंचते, उनके कदम अपने आप रुक जाते। वो दीवार के पार से आती हल्की ठंडी हवा अब भी महसूस होती, जैसे कोई भीतर अब भी मौजूद हो। समय बीतता गया। अस्पताल में नए डॉक्टर आए, नया स्टाफ आया और धीरे धीरे वो जगह एक कहानी बनकर रह गई। कोई कहता कि वो सब झूठ था, कोई कहता कि पुरानी फाइलों में अब भी 5वां पन्ना अपने आप बदल जाता है। फिर एक रात, कई साल बाद, अस्पताल का एक नया इंटर्न आया। नाम था आदित्य। उसे बताया गया कि अस्पताल का नया मुर्दा घर पुराने के बगल में ही बनाया गया है और पुराने हिस्से में कभी किसी को नहीं भेजा जाता। पर इंसान की फितरत है, जो मना किया जाए वही करने का मन करता है। आदित्य को जिज्ञासा हुई। वह उस बंद हिस्से तक चला गया। दरवाजे पर धूल जमी थी, जंग लगे ताले को उसने हाथ लगाया। अचानक हवा का एक झोंका आया और ताला अपने आप खुल गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर अब भी वही ठंड थी, वही सन्नाटा। दीवार पर पुराना रिकॉर्ड बुक अब भी पड़ा था, पर उस पर एक परत जमी थी। उसने हाथ से धूल हटाई और आखिरी पन्ना खोला। पन्ने पर कुछ नया लिखा था, आदित्य, आयु 26 वर्ष, मृत्यु का कारण जिज्ञासा। उसके हाथ कांप गए। उसने चारों ओर देखा। अंधेरे में कहीं कुछ हल्का हिला और उसी पल ट्यूबलाइट झिलमिलाई। टेबल के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, मुर्दा घर में कोई खाली नहीं रहता।
उसने भागने के लिए दरवाजा पकड़ा, पर दरवाजा फिर से बंद हो गया। बाहर किसी ने शायद कुछ सुना हो, पर जब तक लोग पहुंचे कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ रिकॉर्ड बुक खुली हुई थी और 5वीं लाइन में नाम लिखा था, आदित्य। अगली सुबह जब स्टाफ ने कमरे को खोला तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, न शव न किसी के निशान, बस ठंडक और दीवार पर ताजा लिखा एक वाक्य, अब भी जगह खाली है। कहते हैं उस पुराने मुर्दा घर को बाद में गिरा दिया गया। वहां अब एक नया वार्ड बना है, लेकिन जो लोग वहां रात की शिफ्ट में रहते हैं वो अब भी कसम खाते हैं कि जब सब सो जाते हैं तो गलियारे के उस कोने से हल्की आवाज आती है, धीमी, टूटती हुई, लेकिन साफ सुनाई देने वाली। मुर्दा घर में कोई खाली नहीं रहता, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। कभी कभी मुर्दा घर सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि उन जिज्ञासु जिंदों के लिए भी जो यह मान बैठते हैं कि डर सिर्फ कल्पना है।